नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। आज एक थोड़ा अलग विषय, अलग तरह की बात करना चाहता हूं लाल किले को लेकर। उसके ऐतिहासिक महत्व के बारे में, उसका ऐतिहासिकता उसकी जो है उसके बारे में आपको पता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उसके राजनीतिक महत्व की आज बात करेंगे कि क्या उसकी प्रासंगिकता आज भी बनी हुई है या ख़त्म हो चुकी है। देश में 60 और 70 और 80 के दशक में, कहें 60 और 70 के दशक कहना ज़्यादा ठीक होगा, जैसे जैसे क्षेत्रीय दलों का प्रभाव बढ़ा, जिन राज्यों में क्षेत्रीय दल ज़्यादा ताकतवर हुए वहाँ अलगाववादी शक्तियाँ ज़्यादा उभरने लगीं। इन दलों ने इस तरह से व्यवहार करना शुरू कर दिया, खासतौर से जब इनको केंद्रीय सत्ता में इनकी हैसियत से ज़्यादा प्रतिनिधित्व मिला, कि जैसे ये अगर केंद्र सरकार से ज़्यादा महत्वपूर्ण, ज़्यादा ताकतवर नहीं है तो उससे कम भी नहीं है, बराबरी के स्तर पर है। ये परिस्थिति जो है देश की एकता और अखंडता के लिए बड़ी खतरनाक है। ये देश एक रहा है अपनी संस्कृति के कारण। इस देश की सांस्कृतिक एकता जो है वो सनातन सभ्यता की नींव पर खड़ी है और उसकी निरंतरता उसके लिए आवश्यक शर्त है। तो अगर निरंतरता बनी रहेगी तो सनातन संस्कृति बचेगी, सनातन धर्म बचेगा, तभी भारत बचेगा, तभी भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कृति बचेगी। लेकिन आजकल देखें तो किस तरह से कुछ तत्वों को ज़रूरत से ज़्यादा उनके असर, उनका जो कहें कि उनका जो प्रभाव क्षेत्र है, या उनको जितना मिलना चाहिए, जितना डिज़र्व करते हैं, उससे बहुत ज़्यादा मिल रहा है। जैसे ओवैसी है, असदुद्दीन ओवैसी, तेलंगाना की राजनीति में और तेलंगाना से बाहर भी जिस तरह का भाव उनको मिलता है, उनकी जो हैसियत है, जो उनकी इलेक्टोरल ताकत है, उससे कहीं मेल नहीं खाता। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में देखिए मिशनरियों को जिस तरह का भाव मिल रहा है। अगर डीएमके और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि वो सत्ता में इसलिए आए कि मिशनरीज उनके साथ थीं, क्रिश्चियन समुदाय उनके साथ था, तो ये खतरे की घंटी है। तो हम आज़ाद तो हो गए, लेकिन कॉलोनियल माइंडसेट और मुग़ल माइंडसेट वो गया नहीं। अब आप मुझे बताइए, ज़रा सा सोच कर देखिए, लाल किले के बारे में जानते हैं आप। लाल किला भारतीय राजनीति, भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति, भारतीय सभ्यता का प्रतीक कैसे हो सकता है। एक अय्याश शराबी बादशाह जिसने ताजमहल और लाल किला बनवाया, उसकी बनवाई हुई ये इमारत, और इसका ऐतिहासिक महत्व कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये भारतीय सभ्यता और संस्कृति का प्रतीक कैसे हो सकता है। तो 1947 में जब हम आज़ाद हुए तो मुगलिया सल्तनत के इस प्रतीक को तो नेहरूवादियों ने नेहरूवाद का प्रतीक बना दिया। आखिर क्या उनके मन में रहा होगा, जवाहरलाल नेहरू के, देश के पहले प्रधानमंत्री के, जब उन्होंने तय किया कि देश को वो जो संबोधित करेंगे वो लाल किले की प्राचीर से करेंगे। इस देश में सनातन संस्कृति के प्रतीकों की कोई कमी नहीं है, हर प्रदेश में है, कहीं भी मिल सकता है आपको, लेकिन चुना गया लाल किले को। तो वो दिल्ली को साम्राज्यवादी सत्ता का केंद्र मानते थे, साम्राज्यवादी राजनीति का केंद्र मानते थे। लेकिन आप वैदिक संस्कृति को देखें, वैदिक सभ्यता को देखें, तो दिल्ली कभी भी राजनीतिक सत्ता का केंद्र नहीं रही है। और इस लाल किले का निर्माण कैसे हुआ? इस देश के हज़ारों लोगों के खून पसीने से, लोगों की हत्या करके, उनको भूखा रखकर ऐसे समय निर्माण हुआ जब बंगाल में लोग अपने बच्चों का खतना कराकर उनको गुलामों के बाज़ार में बेच रहे थे, भूखमरी का शिकार हो रहे थे। ये लाल किले का निर्माण इस देश की आम जनता के पसीने के ही नहीं, खून से भी सना हुआ है। वो हमारी सभ्यता का, हमारी संस्कृति का प्रतीक तो किसी हालत में नहीं हो सकता है। जब लाल किला बन रहा था उस समय देश के जो हालात थे, मुग़ल सल्तनत की जो करेंसी थी उसका कोई मोल नहीं रह गया था, महंगाई अपने चरम पर थी, केवल ऐशो आराम की ज़िंदगी, अच्छी ज़िंदगी उन लोगों को हासिल थी जो मुग़ल सल्तनत के कर्मचारी थे, नौकर थे। उसके अलावा आम जनता की हालत बहुत ख़राब थी। तो लाल किले की प्राचीर से आज़ादी का उत्सव, प्रधानमंत्री का संबोधन देश को, वो देश के लोगों पर, आम लोगों पर हुए अत्याचार के उत्सव के रूप में देखा जाना चाहिए।
कि उसका जश्न जैसे हम मना रहे हों। आखिर लाल किला ही क्यों, बार बार ये प्रश्न मन में आता है और पिछले 74-75 सालों से ये सिलसिला लगातार चल रहा है। किसी ने इसको रोकने की कोशिश नहीं की। तो मेरा सवाल आज का यही है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसको रोकने की कोशिश करेंगे। अब ये सवाल मेरे मन में क्यों उठा कि प्रधानमंत्री जिस तरह से काम कर रहे हैं, देखिए 2-3 चीज़ें हुई हैं, बल्कि कई चीज़ें हुई हैं, 2-3 ही नहीं, ज़्यादा चीज़ें हुई हैं। एक, अभी हाल ही में भारतीय सेना का स्थापना दिवस था। स्थापना दिवस की जो परेड होती है, जो उत्सव होता है, वो परंपरागत रूप से दिल्ली में मनाया जाता है और वो मनाया जा रहा है 1949 से, जब फील्ड मार्शल जनरल करियप्पा ने भारतीय सेना की कमान संभाली थी। उससे पहले तक अंग्रेज़ भारतीय फ़ौज का जो है वो सेनापति होता था। जनरल करियप्पा ने जिस दिन संभाला उसी दिन से जो है हर साल ये स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। पहली बार हुआ कि सेना का स्थापना दिवस दिल्ली से बाहर बेंगलुरु में मनाया गया। और 1 साल पहले वायुसेना का स्थापना दिवस, जो परंपरागत रूप से उत्तर प्रदेश के हिंडन एयरबेस पर मनाया जाता था, उसको बाहर ले गए चंडीगढ़ में मनाया गया। विदेशी मेहमानों का आना, हमेशा जो भी विदेशी मेहमान राष्ट्राध्यक्ष या शासनाध्यक्ष आते हैं उनका स्वागत दिल्ली में ही होता है। सारे स्वागत समारोह दिल्ली में ही होते रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसमें बदलाव किया। वो जापान के पूर्व प्रधानमंत्री, अब दिवंगत प्रधानमंत्री शिंजो आबे को लेकर बनारस गए। वो शी जिनपिंग का उन्होंने 2 बार स्वागत किया, एक बार गुजरात में और एक बार तमिलनाडु के महाबलीपुरम में। तो ये हमारी सांस्कृतिक धरोहर हैं, ये हमारी संस्कृति के प्रतीक हैं। इनमें बदलाव जो है, जो प्रधानमंत्री का प्रकल्प है, उसको देखते हुए बहुत ज़रूरी है। सांस्कृतिक पुनर्जागरण की जो अलख उन्होंने जगाई है, जिसका प्रयास वो लगातार कर रहे हैं, लगातार उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। जिस तरह से केदारनाथ, बद्रीनाथ का पुनर्विकास हुआ, जिस तरह से काशी में जो है काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना, मध्य प्रदेश में महाकाल लोक बना, ये सारी चीज़ें, और अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन ही रहा है। ये भारतीय संस्कृति के पुनर्जागरण का दौर है। ऐसे में बड़े परिवर्तनों की बहुत ज़रूरत है, चाहे वो सांकेतिक रूप में ही हो। तो क्यों ना, मेरा एक सवाल है, एक प्रश्न है, आपके सामने भी है, प्रधानमंत्री और सरकार के सामने भी है, कि क्यों ना 15 अगस्त को जो प्रधानमंत्री का संबोधन होता है वो लाल किले की प्राचीर के बजाय इन स्थानों से हो। क्यों महाबलीपुरम से नहीं हो सकता, क्यों उज्जैन से नहीं हो सकता, क्यों काशी से नहीं हो सकता, क्यों अयोध्या से नहीं हो सकता, क्यों गुजरात से नहीं हो सकता, सोमनाथ से, क्यों रामेश्वरम से नहीं हो सकता। देश भर में हर राज्य में, बल्कि मेरा तो कहना है हर साल किसी नए राज्य में जो है प्रधानमंत्री का ये स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम हो, उनका उद्बोधन हो। और उसका असर क्या होगा? उसका असर ये होगा कि राज्यों के बीच में प्रतिस्पर्धा होगी कि हमारे यहाँ हो, हमारी जो सांस्कृतिक धरोहर है, प्रतीक है, वो ये है, यहाँ पर इस शहर में होना चाहिए। उस शहर का विकास होगा तेज़ी से, वहाँ पर्यटन की संभावनाएं बढ़ेंगी, रोजगार की संभावना बढ़ेगी, क्योंकि जहाँ भी अगले साल स्वाधीनता दिवस का कार्यक्रम होने वाला है, प्रधानमंत्री जाने वाले हैं, उस ऐतिहासिक स्थल के बारे में लोगों की जानने की रुचि बढ़ेगी। उस पर लेख लिखे जाएंगे, उस पर डॉक्यूमेंट्रीज बन सकती हैं, उस पर जो है टीवी चैनल्स उसका कवरेज करेंगे और उसका राज्य सरकार पर दबाव बढ़ेगा उसके विकास के लिए। तो देश दुनिया में उसको जानने की उत्सुकता, जागरूकता बढ़ेगी। और इसीलिए कह रहा हूँ कि अगर परिवर्तन करना है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 15 अगस्त 2024 का अपना संबोधन राष्ट्र को अयोध्या से करना चाहिए। अयोध्या में तब तक राम मंदिर लगभग पूरा हो चुका होगा। अब आप सवाल उठा सकते हैं कि अयोध्या क्यों? अयोध्या के महत्व को समझिए, श्री राम के महत्व को समझिए। अगर आप गुड गवर्नेंस की बात करेंगे तो श्री राम को याद करना ही पड़ेगा। अगर आप जीवन में मर्यादा की बात करेंगे तो श्री राम को याद करना ही पड़ेगा। अगर आप नैतिकता की बात करेंगे तो आपको श्री राम को याद करना ही पड़ेगा। अगर आप धर्म परायणता की बात करेंगे तो आपको श्री राम को याद करना ही पड़ेगा। अगर आप नैतिक युद्ध की बात करेंगे तो आपको श्री राम को याद करना पड़ेगा। अगर माता पिता के आज्ञाकारी के रूप में आपको याद करना होगा तो श्री राम को याद करना पड़ेगा। यानी सारे गुणों की खान,
जिसे हम धर्म कहते हैं। हमारा धर्म वो रिलीजन अंग्रेजी वाला नहीं है। हमारा धर्म जो है नैतिकता, ईमानदारी, ये जो गुण हैं, चारित्रिक गुण हैं, ये बनाते हैं हमारे धर्म को। तो अयोध्या इसलिए कह रहा हूँ कि अयोध्या में अगर ये एक समारोह न हुआ तो भी होने वाला है। एक बहुत बड़ा वैश्विक परिवर्तन आने वाला है। जिस तरह से इस समय जियोपॉलिटिक्स की नज़र से दो जियोपॉलिटिक्स के केंद्र हैं, सत्ता के केंद्र हैं, एक है वेटिकन और दूसरा है मक्का। तीसरा केंद्र अयोध्या बनने वाला है और वो उसमें बहुत ज़्यादा समय नहीं लगने वाला है। और ये केवल और केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर सकते हैं। जिस तरह से अयोध्या को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सजा रहे हैं, उसका विकास कर रहे हैं, ये उसी ओर बढ़ रहा है। अयोध्या जियोपॉलिटिक्स का तीसरा बड़ा केंद्र बनने वाला है आने वाले समय में। इसके महत्व को देखते हुए, इस नज़रिए से मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर 15 अगस्त 2024 को राष्ट्र को संबोधित करें अयोध्या से, तो उसका देश और दुनिया भर में संदेश जाएगा। एक परिवर्तन की लहर चलेगी, लोगों में जागरूकता बढ़ेगी और इस देश को बदलने के लिए, इस देश को कॉलोनियल जो माइंडसेट है, मुगल जो माइंडसेट है, जो पराजय का भाव है लोगों के मन में, खासतौर से हिंदुओं के मन में, उससे निकलने में मदद मिलेगी। तो जो अत्याचार हुए हज़ारों साल, जिसके बारे में सरसंघ चालक मोहन भागवत जी ने कहा कि हिंदू जो है 1000 साल से युद्ध में है, तो वो जो युद्ध की विभीषिका है, जो विभाजन की विभीषिका है, उसके शमन का रास्ता बनेगा, उसके क्लोजर का रास्ता खुलेगा। तो अयोध्या आने वाले समय का, देश का नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा केंद्र, सबसे बड़ा प्रतीक बनने वाला है। तो इसलिए जो है, अगर ये इस बदलाव की शुरुआत करनी है तो अयोध्या से बेहतर तो कोई जगह हो ही नहीं सकती है। मुझे पता नहीं प्रधानमंत्री इस पर विचार करेंगे, सरकार इस पर विचार करेगी या नहीं, लेकिन इतना विश्वास है कि इसे अगर कोई कर सकता है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही कर सकते हैं और किसी के वश की बात है नहीं। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।